हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज के वीडियो लेक्चर में मैं 2024 के बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए सब्जेक्टिव डिस्कस करने जा रहा हूं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 से क्या दिया गया था। बोला गया है सोल्व द, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसे बोला गया सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली में लिखा गया है एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिखे गए थे 2x बाई, मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x बाई डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर। चलो आप एक्स से एक्स कैंसिल आउट कर दो, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो आप डी बाई डी एक्स इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 2 बाई अपॉन एक्स। अब आप क्या करना होगा कि वेरिएबल को सेपरेट करना है, मतलब बाई वाला टर्म्स को एक तरफ रखना है और एक्स वाला टर्म्स को दूसरी तरफ कर देना है। कैसे किया जाएगा, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिखे जा सकते हैं डी बाई अपॉन बाई इजकल टू 2 को बाहर अप कर लो और यहाँ से लिख दो डी एक्स अपॉन एक्स लिखा जा सकता है, मतलब इंटीग्रेशन कर दिया जाए। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गया इंटीग्रेशन का साइन लाया जाए, ठीक है। तो जब इंटीग्रेशन का साइन लाओगे तो 1 बाई बाई का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है लॉग बाई इजकल टू 2 लॉग, आप यहाँ से लिख सकते हो एक्स, और जब लॉग लॉग होगा तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे लिख देना आपको लॉग सी। मतलब यहाँ देखो तो 2 को अंदर भेजा जा सकता है, मतलब ओवरऑल आप लिख सकते हो लॉग बाई इजकल टू लिखे जा सकते हैं लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी। एक्चुअली में ऐसा एक फार्मूला होता है कि जब कभी भी इस तरह से लेता है लॉग ए के पावर एन तो लिखा जाता है एन लॉग ए। इसका अपोजिट भी हो सकता है, मतलब अगर ये लिखा गया तो ये आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से लॉग एम प्लस एन दैट इज इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, मतलब लॉग बाई इक्वल टू आप लिख सकते हो लॉग सी एक्स स्क्वायर। अब देखो जब कंपेयर किया जाएगा तो लॉग लॉग, देखो लॉग लॉग के साथ, और यहाँ देखिए बाई इक्वल टू आप लिख सकते हो सी एक्स स्क्वायर, मतलब बाई इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, यही हमारा राइट आंसर होगा। ये थे क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ, मतलब एक डिटर्मिनेंट इसका इवेल्युएट करना था, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग को अप्लाई कर लेना है प्रॉपर्टी अप्लाई करने से फ़ायदा यह होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना होगा, ठीक है। तो जब प्रॉपर्टी अप्लाई किया जाता है तो इस बात का ध्यान में रखा जाता है ट्राई टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए रो और इन ए कॉलम, मतलब किसी भी एक रो या तो किसी भी एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज लाना होता है। तो कैसे किया जा सकता है, देखो आप जीरो लाने के लिए क्या करो, यहाँ से एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दो कि C1 को आप चेंज कर लो C1 माइनस C2 से, और C2 को आप चेंज कर दो C2 माइनस C3 से, ठीक है ना। C2 इज चेंज बाय C2 माइनस C3। इसके बाद देखा जाए, मतलब जब आप परफॉर्म करोगे ऑपरेशन तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख सकते हो 0, और यहाँ से लिखे जा सकते हैं A माइनस B, और यहाँ से आप लिख सकते हो A क्यूब माइनस B क्यूब। नाउ C2 को भी चेंज करो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप लिख सकते हो B माइनस सी, और यहाँ से लिखे जा सकते हैं B क्यू माइनस सी क्यू, और यहाँ से 1C, और ये C क्यू जो है एज इट इज़ रह जाएगा। ऐसा हमने इसलिए क्या, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज लाना होता है किसी भी एक रो या एक कॉलम में। उसके बाद देखा जाए AQ माइनस BQ का फॉर्मूला देखा जाए, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला पर पुट किया जाए, मतलब A यहाँ से A माइनस B, AQ माइनस BQ दैट इज इक्वल टू A माइनस B इंटू लिख सकते हो आप A स्क्वायर प्लस AB प्लस लिखे जा सकते हैं B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप लिख दो 0, और यहाँ से B माइनस सी एज इट इज़ B माइनस सी इंटू आप लिख सकते हैं यहाँ से B स्क्वायर प्लस BC प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से C स्क्वायर, और यहाँ से 1C और CQ एज इट इज़ रहने दिया जाए। अब देखो तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में A माइनस B और B माइनस C कॉमन है, इसलिए आप क्या करो A माइनस B इंटू B माइनस सी आप कॉमन ले लो। तो जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, यहाँ 1 लिख सकते हो आप, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर 0, यहाँ 1, और यहाँ से लिख सकते हो आप B स्क्वायर प्लस BC प्लस लिखे जा सकते हैं C स्क्वायर, और यहाँ से 1C, और क्या हो गया आपका CQ हो गया, ठीक है। चलिए अब एक्सपेंशन कर दिया जाए, तो जब आप एक्सपेंड करोगे तो एक्चुअली में क्या होगा कि ये इस यहाँ यानी कि कॉलम ये R1 के लॉन्ग कॉलम 3 एलिमेंट्स में आ जाओ, मतलब कि 1 के लॉन्ग, तो 1 के लॉन्ग जब लिखोगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये इससे और ये इससे होगा मल्टीप्लाई। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं A माइनस बी इंटू B माइनस सी इंटू, चलो आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू लिखे जा सकते हैं B स्क्वायर
प्लस लिखा जा सकता है आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये वाला टर्म जो होगा वो माइनस में लिखा आएगा, मतलब आप लिख सकते हो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब माइनस लिखा जा सकता है यहाँ से बी स्क्वायर, मतलब आप देखो तो यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, मतलब हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग टर्म बच गया ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है बी सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बचा हुआ है। ठीक है, चलो अब आप क्या करो कि देखो ये टर्म्स और ये टर्म्स को एक साथ कर लो, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, चलो अब देखो इन दोनों को एक साथ जब करोगे तो यहाँ से कॉमन ले लिया जाए आपका, है ना, माइनस बी कॉमन ले लिया जाए, या तो एक काम किया जाए सिर्फ बी कॉमन लिया जाए, तो बी जब कॉमन लोगे इन दोनों टर्म्स में बी कॉमन लिया जाए, तब आप लिख सकते हो यहाँ से सी माइनस ए, और यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से आप क्या करो कि माइनस कॉमन ले लो और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस, एक्चुअली में कॉमन है यानी प्लस को प्लस ही रहने दिया जाए, और यहाँ से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला बैठा दो, तब आप लिख सकते हो सी प्लस ए इंटू लिखा जा सकता है सी माइनस ए। आप देखो यहाँ पे सी माइनस यहाँ भी है, सी माइनस यहाँ भी है, मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से सी माइनस ए, और यहाँ से रिमेनिंग टर्म बच गए ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि हमारा ही राइट आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए फोर्थ नंबर में क्या दिया गया था। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर में दिया गया है कि इफ़ y इक्वल टू साइन एक्स वाई देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y इक्वल टू लिखा गया है और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो चलिए में क्या लिखा गया था, y इक्वल टू लिखा गया है साइन ऑफ x इंटू वाई, चलो आप डिफरेंशिएट कर लो, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स वाई, फिर यहाँ से लगा दो यू इंटू वी, तो यू पहले बाहर फिर भी डिफरेंशिएट मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को बाहर कर लो और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1। सो यहाँ से लिखे जा सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई एज इट इज, मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं एक्स इंटू कॉस एक्स वाई, और यहाँ से आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई, मतलब आप डी वाई बाई डी एक्स टर्म्स को एक साथ कर लो, मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लो, तब यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बाई इजकल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से बाई कॉस एक्स बाई, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाई कॉस एक्स बाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बाई। सो यही हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखा जाए फिफ्थ नंबर, देखा जाए फिफ्थ नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब इसे आप इंटीग्रेट करना था, कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, एक्चुअली में लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आप देखो इसे इंटीग्रेट करने के लिए पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंशन कर दो, आप तो एक्स स्क्वायर प्लस लिख सकते हो आप 4x प्लस 4, और यहाँ से आप लिखा सकते हो dx, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है x के बाद 3/3, और यहाँ से आप लिख सकते हो 4x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से आप लिख सकते हो 4x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, मतलब हमारा फाइनल आंसर आ गया x के बाद 3/3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हो 4x प्लस c, दिस इज आवर राइट आंसर। इसके बाद देखा जाए सिक्स नंबर में क्या दिया गया था, 6 नंबर में दिया गया है कि इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, जबकि 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू लिखा गया 5/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी दिया गया है दैट इज इक्वल टू 2/5 दिया गया है, तो ए यूनियन बी पूछा गया है, तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया जाएगा। उससे पहले देखो आप एक्चुअली में लिखा गया 2p ऑफ ए इजकल टू लिखा हुआ है 5/13, और यहाँ से आप समझ सकते हो कि p ऑफ b इजकल टू लिखा गया है 5/13, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट इज इक्वल टू 5/26 लिखे जा सकते हैं। नाउ अब देखो तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी दैट इज इक्वल टू हाउ मच लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी एक्चुअल में कितना दिया गया 2/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं मालूम है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया गया है, लिखा गया यहाँ पे 5/13, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो 2/5 इजकल टू लिखे जा सकते हैं 13 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू लिखे जा सकते हैं 2/13। नाउ अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, पी ए प्लस लिख सकते हो आप पी बी माइनस लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो कितना है दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज रिटन हियर 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखा जाए कितना दिया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 5/13, तो आप यहाँ लिख दो 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो है आपका 2/13, मतलब यहाँ से एलसीएम आप ले लो 26, एलसीएम लिख दे सकते हो 26, मतलब 5 + 10 - 4, मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू कितना आ गया 15 - 4 दैट इज इक्वल टू 11/26, और यही हमारा सही आंसर भी होगा। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7th में क्या दिया गया था, 7th नंबर में क्या दिया गया है कि बोला गया फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसका मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो मीन, तो अगर मैं बात करूं मीन फाइंड आउट करने के लिए लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी मीन, अगर एक्चुअली मैं बात करूं फार्मूला के बारे में, तो मीन इक्वल टू लिखा जाता है पी है ना सिग्मा, यहाँ से लिखोगे आप सिग्मा पी एक्स आई इनटू लिखा जाता है आपका एक्स आई, यही होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन मीन फाइंड आउट करने के लिए। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है जब आप इसे एक्सपेंशन करोगे तो पी x1 इनटू आप लिख सकते हो x1 प्लस लिखे जा सकते हैं पी x2 इनटू लिख सकते हो आप यहाँ से, एक्चुअली यहाँ पे लिख दो आई इक्वल टू कितने साले 0 से लेकर कितना तक दिया है, 0 से लेकर कितना तक है 3, 0 से लेकर आप लिख दो 3, इसे जब ब्रेक करोगे तो इस तरह से आगे लिखाता जाएगा पी x2 इनटू आप लिख सकते हो यहाँ से x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब आप क्या करो कि 0 × 1/8, मतलब 0 × 1/8 प्लस आप यहाँ से कर लो 1 × 3/8, फिर यहाँ से आप कर दो +2 इंटू लिख सकते हो आप 3/8 प्लस लिखे जा सकते हैं, सॉरी प्लस लिखे जा सकते हैं 3 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से 1/8, मतलब ओवरऑल अब बात करो तो 0 हो गया, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 3/8 प्लस लिखे जा सकते हैं यहाँ से प्लस यहाँ से लिख सकते हो आप 6/8 प्लस आप लिख सकते हो यहाँ से 3/8, मतलब ओवरऑल 8 एलसीएम आ गया, मतलब 3 + 6 + 3, मतलब ओवरऑल इसकी वैल्यू अगर बात किया जाएगा 12/8। चलो आप इसे कैंसिल आउट कर दो तो लिख सकते हो आप यहाँ से 3 टाइम्स और 2 टाइम्स यानी कि 3/2, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी है ना अरिथमेटिक सॉरी प्रोबेबिलिटी मीन जो होगा वो 3/2 होगा। 3/2 को आप 1.5 भी तो लिख सकते हो। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या दिया गया था, 8 नंबर में क्या दिया गया है कि इफ़ ए इक्वल टू दिया गया है, बी इक्वल टू दिया गया है ना, वेक्टर ए दिया गया और वेक्टर बी दिया गया है, तब पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो पहले आप क्या करोगे ए प्लस बी फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले तो फाइंड आउट किया जाए, ठीक है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब फाइंड आउट करोगे तो आई वाला को आई के साथ ऐड कर दो, तो आप यहाँ से लिख सकते हो 3i, ठीक है। उसका जे, तो जे वाला देखो तो जे वाला टर्म्स दोनों कैंसिल आउट हो गए, के वाला जब ऐड करोगे तो 4k लिखे जा सकते हैं। मतलब अब इसका मैग्नीट्यूड मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 9 + 16 मतलब 25, √25 का वैल्यू हो गया 5, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 5। उसका देखा जाए 9th नंबर में क्या दिया गया था, दिया गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, मतलब एक वेक्टर लिखा गया है उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है। तो जब डायरेक्शन कोसाइन की बात आता है तो लिखा जाता है cos अल्फा इक्वल टू लिखे जाते हैं a बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर यू कैन से, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हो a मतलब 3 बाई इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना होगा, देखो आप फाइंड आउट कर लो। तो 3 का स्क्वायर मतलब आप लिख सकते हो √9 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144, और इसका वैल्यू लिखा जा सकता है 13, यानी कि कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया 3/13, ठीक है। फिर कॉस बीटा का वैल्यू लिख सकते हो आप -4/13, और कॉस गामा का वैल्यू लिखा जा सकता है 12/13। उसके बाद देखा जाए 10th नंबर में क्या दिया गया है, इफ y इक्वल टू x टू द पावर साइन एक्स देन फाइंड dy/dx, मतलब y इक्वल टू लिखा गया है x के पावर साइन x, मतलब वेरिएबल के पावर वेरिएबल है। जब कभी मिलता है वेरिएबल के पावर वेरिएबल और डिफरेंशिएशन पूछा गया है तो लॉग लिया जाता है। मतलब देखो आप, तो लिखा गया था y इक्वल टू x टू द पावर साइन x, ठीक है। तब आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब भी मिलता है वेरिएबल के पावर वेरिएबल तो वहाँ पे लॉग लिया जाता है, ठीक है। तो जब आप लॉग लोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर, लिख सकते हो आप यहाँ से साइन x, मतलब यहाँ से लिखे जा सकते हैं लॉग बाई इजकल टू साइन एक्स को आप मल्टीप्लाई में ले आओ और यहाँ से लिख सकते हो आप लॉग एक्स। अब देखो यहाँ से लॉग ए, देखो आप क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए तो आप डिफरेंशिएट जब करोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू लिख सकते हो आप, यहाँ से u इंटू भी लगाओ, तो पहले साइन एक्स बाहर, फिर log x के लिए 1/x लिखोगे, फिर log x बाहर रहेगा और sin x का डिफरेंशिएशन लिख सकते हो आप यहाँ से cos x। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो dy/dx इक्वल लिखे जा सकते हैं बाई इंटू, लिख सकते हो आप यहाँ से sin x/x प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ से log x इंटू cos x। अब बाई का वैल्यू रख दिया जाए, तो बाई का वैल्यू क्वेश्चन से ही रख दिया जाए, मतलब आप लिख सकते हो x टू द पावर साइन x इंटू लिखा जा सकता है sin x/x प्लस लिख सकते हो आप log x इंटू कॉस एक्स, यानी कि हमारा सही आंसर यही होगा। उसका देखा जाए 11th नंबर में, ठीक है। 11th नंबर में अगर बात किया जाएगा तो 11th नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 टू λ/2, नहीं बल्कि यहाँ पे π/2 होगा, ठीक है। 0 टू π/2 मतलब 0 टू कितना लिखा गया था आपका π/2, और यहाँ से लिखा गया dx, ठीक है। dx बाई लिखा हुआ था √1 प्लस √tan x। चलो आप देखो इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, या तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। जब कभी इंटीग्रेशन मिलता है 0 से a तो वहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं f ऑफ a माइनस एक्स फाइंड आउट करते हैं। मतलब जब कभी इंटीग्रेशन मिलेगा आपको 0 टू a f ऑफ x लिखा हुआ होगा, तब इसका इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स के इक्वल होता है। मतलब अब अगर मैं बात करूँ जैसे i इक्वल टू आप लिख सकते हो 0 टू π/2। चलो आप लिख दो यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो tan, एक्चुअली एफ ऑफ ए माइनस मतलब tan π/2 माइनस एक्स, tan कॉट में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो आप रूट कॉट एक्स लिखा जा सकता है। नाउ अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इससे भी आप फिर से tan के टर्म लिख दो, तो 0 टू π/2 dx इक्वल टू आई इक्वल टू चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे 1 और कॉट को आप लिख सकते हो 1/tan x, 1/√tan x लिखे जा सकते हैं, यानी कि tan x एलसीएम जब आप ले लोगे तो इसका वैल्यू लिखे जा सकते हैं 0 टू π/2, और ये फिर से लिख सकते हो आप √tan x डिवाइडेड बाई लिख सकते हो आप वहाँ से 1 प्लस √tan x, 1 प्लस √tan x dx लिखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप क्या करो कि ये मान लो कंडीशन नंबर 1 है और ये मान लो कंडीशन नंबर 2 है, तो दोनों कंडीशन को ऐड किया जाएगा। जब ऐड करोगे तो आई इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 0 टू π/2, और यहाँ से लिख सकते हो 1/√1 प्लस √tan x प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ से √tan x बाई 1 प्लस √tan x, और ओवरऑल कितना लिखे जा सकते हैं dx। ओवरऑल इसका वैल्यू अगर बात किया जाए तो 1 आ गया, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो i इक्वल टू 0 टू π/2, और यहाँ से सिर्फ रह गया dx, मतलब 2i इक्वल टू, एक्चुअली में जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 2i इक्वल टू मतलब ओवरऑल 2i इक्वल टू लिखे जा सकते हैं x, और लिमिटिंग वैल्यू 0 टू कितना हो गया आपका π/2, मतलब आप लिख सकते हो 2i इक्वल टू π/2, मतलब i का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू π/4, यानी कि हमारा आंसर होगा π/4। उसका देखा जाए 13 नंबर,
13 नंबर में क्या दिया गया था? 13 नंबर में दिया गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, मतलब कि दो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। तो देखो ये दोनों प्लेन जो इक्वेशन दिया गया है उसे एक बार अच्छे से देखा जाए। तो पहला प्लेन का जो इक्वेशन लिखा गया है दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू लिखा गया थे 6। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेकंड प्लेन का इक्वेशन के बारे में, तो सेकंड प्लेन का इक्वेशन लिखा गया था 3x माइनस 6y प्लस लिखे गए थे आपका 6z इक्वल टू लिखे गए थे 2। तो देखो ये दोनों प्लेन जो आपस में पैरेलल है, इसलिए क्योंकि a1/a2 जब a1/a2 1/3 1/3 1/3 आ रहा है, इसलिए कहा जा सकता है दोनों प्लेन पैरेलल है। तो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस जब भी फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो देखो एक्चुअली में जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तब आप क्या करो कि मैं मान लो कि सपोज कर लो कि अल्फा बीटा एक पॉइंट है जो कि उस फर्स्ट प्लेन पर लाई कर रहा है, ठीक है। ये प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन नंबर 2 है, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा जब इस पर लाई कर रहा है तो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अल्फा माइनस लिख सकते हो आप यहाँ से 2 बीटा प्लस 2 है ना, 2 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू लिख सकते हो आप 6। और इसके बाद क्या करना है, ये देखो इस प्लेन से इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना होगा, मतलब इस पॉइंट से इस वाला प्लेन का डिस्टेंस। तब क्या करोगे, इसके अंदर इक्वेशन के अंदर रखोगे, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 3 अल्फा माइनस लिखे जा सकते हैं 6 बीटा और प्लस 6 बीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ लिख सकते हो आप यहाँ से 9 प्लस 36 प्लस आप लिख सकते हैं अगेन 36। ये मोड में चलता है। इसके बाद देखा जाए तो डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर दोनों के बीच प्लेन का बीच का डिस्टेंस आ गया, अल्फा बीटा से इस प्लेन का डिस्टेंस आ गया। ये पॉइंट जो था वो अल्फा बीटा और गामा था, और ये प्लेन का इक्वेशन जो मैं मान के चला था वो क्या था आपका 3x माइनस 6y प्लस 6z इक्वल टू 2 मान के चला था। और ये वाला पॉइंट जो है वो इस वाला प्लेन जो पहला प्लेन है उस वाला प्लेन पर लाई कर रहा था। जब पहला प्लेन पे लाई किया तो हमने क्या किया, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, फिर अल्फा बीटा गामा से दूसरे प्लेन का डिस्टेंस निकाला, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तब आप क्या करो 3 कॉमन जब लोगे तो यहाँ से लिख दो अल्फा प्लस यानी कि अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, एक्चुअली अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस सॉरी है ना सॉरी है ना, लिख सकते हो आप अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 2 गामा, एक्चुअली में यहाँ पे गामा होना चाहिए था, और यहाँ पर माइनस 2 एज इट इज रहने दिया जाए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 81 आ जाएगा आपका, ठीक है। मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये डिस्टेंस t यानी कि 3 इंटू चलिए 3 इंटू अब इसका वैल्यू देखो कितने हैं 6 के इक्वल देने, 6 यहाँ पर रख सकते हो, 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 6 इंटू 3 हो गया आपका 18 माइनस 2 यानी कि 16/9, 16/9 यही हमारा आंसर होगा, 16/9 यूनिट्स, ठीक है। 16/9 यूनिट्स यानी कि दोनों प्लेन का बीच का डिस्टेंस होगा 16/9 यूनिट्स होगा। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 नंबर में क्या दिया गया था, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स बाई जेड आर 2 3 एंड -4, मतलब कि एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है जिसका एक्स इंटरसेप्ट बाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट तीनों दिया गया है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग जानते हैं कि लिखा जाता है एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस बाई बटा बाई इंटरसेप्ट प्लस जेड बटा जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू लिखा जाता है 0 इक्वल टू 1, एक्चुअली में क्या लिखा जाता है 1, मतलब आप लिख सकते हो एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स बाई 2 प्लस बाई 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 इंटरसेप्ट मतलब बाई बाई 3, और लिख सकते हो आप यहाँ से z मतलब माइनस लिख सकते हो आप z बाई 4 इक्वल टू 1। चलिए आप यहाँ से 12 एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम हो गया, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 6x, और यहाँ से लिखा जा सकता है आपका प्लस 4 बाई माइनस 3z इक्वल टू 1, मतलब आप लिख सकते हो 6x प्लस 4 बाई माइनस 3z इक्वल टू 12। दिस इज आवर राइट आंसर। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। 15 नंबर में क्या दिया गया था, दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस, मतलब ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0 लिखा जाता है। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। a1 मतलब हो गया, आप लिख सकते हो 2 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से 2 प्लस b1 इंटू b2 मतलब आप लिख सकते हो 3 इंटू लिखे जा सकते हैं 2 प्लस c1 इंटू c2 मतलब आप लिख सकते हो p इंटू 2 इक्वल टू 0। ओवरऑल बात करूँ तो 4 प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ से 6 प्लस 2p इक्वल टू 0, मतलब 2p इक्वल लिखा जा सकते हैं -10, मतलब p का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू -5। इसके बाद देखा जाए 16 नंबर,
16 नंबर में क्या दिया गया है, 16 नंबर में दिया गया इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कॉस क्यूब इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कॉस क्यूब, तो देखकर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो एक बहुत ही इंटीग्रेशन का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि जब कभी मिलता है एफ एक्स का पावर अगर एन है इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स होगा तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है एफ एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई लिखे जाते हैं आपका एन प्लस वन। सो चलो आप इसे आप इंटीग्रेट कर लो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 3x इंटू लिखा गया था आपका साइन एक्स डी एक्स। चलो अब देखो इस फॉर्मूले पे सेट करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे कॉस एक्स का होल पावर 3 आप समझ सकते हो इंटू साइन एक्स डी एक्स। चलो आप एक काम करो, एफ एक्स हो गया आपका कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन लिखा जाता है माइनस साइन एक्स। देखो एक्चुअली में डी एक्स साथ तो प्लस साइन एक्स, तब आप क्या करोगे माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लोगे अंदर बाहर दोनों, यानी कि अब ये फार्मूला पे आ गया, तब आप लिख सकते हो माइनस कॉस के पावर 4/4 प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर। उसके बाद देखा जाए 17 नंबर। 17 नंबर में क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो देखो अगर मैं बात करूँ इसे इंटीग्रेट करने के लिए तो एक्चुअली में क्या लिखा गया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो आप कैसे इसे इंटीग्रेट करोगे, इंटू डी एक्स लिखे गए थे। ठीक है, चलिए तो देखो अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन करने के लिए, चलिए देखिए तो इसके बाद देखा जाए, यानी कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई लिखे गए थे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4dx। चलो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, और जब इसे आप क्या करोगे, तो जब कभी डिग्री सेम होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले तो डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, तब आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड करोगे कितने से, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, मतलब वन टाइम्स लग सकता लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4। साइन चेंज जब करो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, यानी रिमाइंडर बच गया आपका -5। यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन की अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हैं यहाँ से dx -5 को बाहर कर लो तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। नाउ अभी इसका dx का इंटीग्रेशन x -4 इंटू, चलिए अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करो, dx अपॉन यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस लिखे जा सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जब कभी इंटीग्रेशन ऐसा मिलता है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन लिखा जाता है 1/8 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो x -5 इंटू 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, मतलब x/2 प्लस c लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल x -5/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर। उसके बाद देखा जाए आपका क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया है सोल्व, फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन नहीं, एक्चुअली में क्या दिखा क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखे गए थे ई टू दी पावर एक्स प्लस बाई। चलो अब क्या करोगे, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाया जाए, मतलब एक्स वाला को एक तरफ बाई वाला को एक तरफ किया जाए। मतलब ओवरऑल आप लिख सकते हैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखे जा सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू टू द पावर बाई। चलिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं डी बाई अपॉन ई टू द पावर बाई इक्वल टू लिख सकते हो आप डी एक्स ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए तब आप यहाँ से लिखा जा सकता है ई के पावर माइनस बाई इंटू डी वाई इक्वल टू लिख सकते हो आप इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है माइनस ई के पावर बाई अपॉन माइनस ई के पावर बाई इक्वल टू लिख सकते हो ई के पावर एक्स प्लस सी। मतलब ओवरऑल बाई बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर बाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर बाई इक्वल टू सी, माइनस सी भी एक कांस्टेंट है इसलिए आप प्लस सी लिख दो। ठीक है, उसके बाद देखा जाए 19 नंबर में क्या दिया गया था, लिखा गया है इफ एक्स इंटू कॉस बाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस बाई देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक्चुअली में देखो क्या लिखा गया था, एक्स इंटू एक्स है ना, लिखा गया था x इंटू कॉस बाई इक्वल टू लिखा गया आपका साइन ऑफ x प्लस बाई। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है।
ठीक है ना। तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, देखा जाए तो देखो, तो इसके लिए अगर बात करूं तो लिखा गया एक्चुअली में, तो इसके क्या करना होगा आपको कि x इंटू कॉस एक्स बाई, मतलब आप डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर लगेगा u इंटू भी, तो पहले u बाहर, फिर कॉस बाई के लिए लिखोगे आप, है ना। कॉस का डिफरेंशिएशन लिखा जा सकता है माइनस साइन बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस उसके बाद क्या करोगे आप, कॉस बाई को बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर साइन, साइन के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ से कॉस ऑफ x प्लस बाई, और x के लिए 1, अब बाई के लिए आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स। मतलब यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं माइनस एक्स साइन बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस बाई इजकल टू लिखे जा सकते हैं कॉस ऑफ एक्स प्लस बाई, और यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस ऑफ एक्स प्लस बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नाउ अब आप क्या करोगे कि डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म्स को मैं इधर भेज देता हूँ, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से कॉस बाई, और यहाँ से लिखे जा सकते हैं माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस बाई इजकल टू, चलो आप डी वाई बाई डी एक्स क्या करो, कॉमन भी ले लो, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं एक्स साइन वाई, एक्स साइन वाई, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स प्लस बाई। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस बाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस बाई डिवाइडेड बाई, लिख सकते हो एक्स इंटू साइन बाई, प्लस लिखा जा सकता है कॉस ऑफ एक्स प्लस बाई, और ये हमारा सही आंसर भी होगा। उसके बाद देखा जाए 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। मतलब अगर मैं बात करूं तो तब आप क्या करोगे, पहला फंक्शन को बाई मान लोगे, ठीक है। तो लिखा गया था कि बाई, तो लेट बाई इक्वल टू आप लिख देते हो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे गए थे, ठीक है। चलिए तब आप ये जो लिखा गया एक्चुअली में फार्मूला होता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका तो फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स लिखा जाता है। एक्चुअली में जो लिखा गया है वो 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स लिखा गया है। चलो आप डिफरेंशिएट कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 बाहर, और tan इनवर्स के लिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखा जाए यानी कि दूसरे फंक्शन की अगर बात किया जाएगा तब आप मान लो कि ये जो है वो t, तो t इक्वल टू आप लिखा गया एक्चुअली में साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी फार्मूला होता है, यानी कि t इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 tan इनवर्स ऑफ x। चलो आप इसे डिफरेंशिएट कर लो, मतलब dt, चलो आप dt बाई लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे dx इक्वल टू 2 बाई लिखे जा सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों को जब डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ से लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी टी इजकल टू लिखे जा सकते हैं आपका 1। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ बाई कौन था, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई मतलब कौन हो गया, ये वाला फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन बाई विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन इज 1, यानी कि हमारा 1 सही आंसर होगा। अब 20 के बाद मतलब कि अप टू 30, और उसके आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।